छात्रों, आज का इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिकांग, जिसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। हमने अपने पिछले वीडियो में कोशिका की संरचना पढ़ी थी और उस कोशिका की संरचना में हमने बहुत सारे कोशिका के भाग देखे थे, जैसे सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस। ये सब हमने क्या देखे थे? ये कोशिका के भाग थे। तो कोशिका के भागों को ही बात करें तो कोशिका के भागों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, या कहें कि कोशिका के किस भाग को किस श्रेणी में रखते हैं। आज का टॉपिक हमारा उसी से संबंधित है। ठीक है, तो देखते हैं कि एक कोशिका में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंगों को हम क्या कहते हैं? कोशिका में पाए जाने वाले अंगों को कहते हैं हम कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो हम देखेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स हैं क्या। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि एक सेल है, ये कोशिका सेल। ठीक है, ये सिंपल सा सेल बना लेते हैं हम। ये कोशिका है। ठीक है, इसमें केंद्रक पाया जा रहा है, कोशिका भित्ति पाई जा रही है, केंद्रक झिल्ली पाई जा रही है, कोशिका द्रव्य पाया जा रहा है, ये सब पाया जा रहा है। तो इनको कितने भागों में कैसे कैसे बांटा गया हम वो जानेंगे। तो ये कोशिका है, सेल। तो सामान्य तौर पे कोशिका को सबसे पहले देखा जाए तो दो भागों में बांटा जाता है, मुख्य रूप से। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। कौन कौन से दो भाग हैं? पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है? कोशिका के सबसे बाहर का आवरण, जिसे हमने कहा था कोशिका भित्ति। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे हम कहते हैं जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहां ध्यान देंगे, सेल एक कोशिका है, उस कोशिका में क्या पाया जाता है? सबसे पहले सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल, जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, और कोशिका भित्ति के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल तौर पे कह सकते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं, या इसी को साइटोसोम कहते हैं। साइटोप्लाज्म ना कहके साइटोसोम। साइटोसोम। ठीक है, मतलब कोशिका के सबसे बाहर का आवरण कोशिका भित्ति, जिसे कोशिका सेल वॉल कहते हैं, और कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसे हम कहते हैं साइटोसोम। ठीक, अब कोशिका भित्ति तो जैसे सबसे बाहरी आवरण होता है, इसके बाद जो साइटोसोम है, जो कोशिका के अंदर भरा द्रव है, उस साइटोसोम की बात कर लेते हैं। तो साइटोसोम को दो कैटेगरी में बांटा गया है। इसको पुनः दो कैटेगरी में बांट देते हैं साइटोसोम को। ठीक है, साइटोसोम को फिर से दो कैटेगरी में बांट दिया गया। एक बांटा गया सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहते हैं इसको, कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, मतलब कोशिका भित्ति के बाद का आवरण हमने बताया था, ये कोशिका झिल्ली है। ठीक है, इसके अंदर द्रव भरा होता है। और दूसरा भाग कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य। ठीक है, दूसरा भाग क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। अब इसको समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि ये एक पादप कोशिका है, पादप कोशिका। ये सेल वॉल, सबसे बाहरी आवरण कठोर आवरण सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद की भित्ति ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर जो द्रव भरा है उस द्रव को हम कह देते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहले कोशिका के दो भाग होते हैं, एक सेल वॉल और दूसरा उसके अंदर भरे द्रव को हम क्या कहते हैं? साइटोसोम कहते हैं।
अब साइटोसोम को भी आगे चल के बांटा गया, तो जो अंदर वाला भाग है वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। हम आगे चल के बताएंगे इसके बारे में, जब जीव द्रव के बारे में पढ़ेंगे तो जीव द्रव एक अलग से टॉपिक होगा, उसमें उसके बारे में डिटेल जानेंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में हम यहाँ देखते हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम अलग से अपने अलग अलग वीडियो में बनाएंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे चल के बात करते हैं कि जो हमारा कोशिका झिल्ली होती है, ये एक पतली अर्धपारगम झिल्ली के समान, अर्धपारगम होती है, झिल्ली के समान संरचना होती है और कुछ सिलेक्टेड पदार्थों को ही अपने में से आने जाने देती है। ठीक है, अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, जो कोशिका के अंदर एक द्रव भरा होता है, इसको पुनः दो भागों में बांटा गया, इसको फिर से दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक को कहा गया साइटोप्लाज्म, जिसे कहते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, और दूसरा बांटा गया न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोशिका के अंदर, ये बाहर कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, उसके बाद जो द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को हम कहते हैं, क्या कहेंगे? इस द्रव को हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म दो भागों में बट गया, इसके मतलब कह सकते हैं मध्य में एक केंद्रक पाया जा रहा, तो ये कह सकते हैं कि केंद्रक से, ये कोशिका झिल्ली से लेके केंद्रक झिल्ली, यहाँ इसके बीच में जो द्रव भरा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। और दूसरा केंद्रक है। ठीक है, दूसरा क्या था? केंद्रक। ये केंद्रक की झिल्ली और कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा, ये वाला पूरा भाग, ये भाग, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। साइटोप्लाज्म के बाद, साइटोप्लाज्म की बात करें तो यहां पर केंद्रक की बात करें तो केंद्रक को आगे चल के कह सकते हैं कि मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है कि कोशिका का जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाएगा? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक किससे मिलकर बना? केंद्रक झिल्ली से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी आवरण केंद्रक झिल्ली कहलाता है। उसके बाद केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव भरा होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक द्रव भरा होता है। उसके बाद केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रिका होती है, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस होता है, और साथ में क्या होते हैं? क्रोमैटिन होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमैटिन। तो ये तो कोशिका का बीच वाला भाग हो गया, केंद्रक वाला भाग, ये वाला केंद्रक है। ठीक है, ये बीच का केंद्रक वाला भाग हो गया। इसके अंदर जो भरे थे वो ये चारों। अब इस केंद्रक के बाहर और इस झिल्ली के अंदर, ये वाले भाग में, इस भाग को या कहें कि हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव वाला जो भाग होता है, वह दो भागों से मिलकर बना होता है। उसमें दो भाग पाए जाते हैं। एक होता है, इसको हम दो भाग कर ले, इसके दो भाग हैं। एक होता है हाइलोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म, जैसी को हम कह सकते हैं एबायोटिक पार्ट, अजैविक पार्ट। मतलब ये जो भाग होता है ये जीवित नहीं होता, इसमें कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो जैविक भाग का निर्माण करते हैं। तो जैविक भाग का निर्माण करने वाले पदार्थ पाए जाते हैं, परंतु जैविक पदार्थ नहीं होते हैं। और दूसरा होता है बायोटिक, बायोटिक पार्ट, जिसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट नाम देते हैं। ठीक है, ये जैविक पदार्थ कहलाता है और ये कहलाता है एबायोटिक पार्ट। ठीक है, अब अजैविक भाग के अंतर्गत क्या आते हैं और जैविक भाग के अंतर्गत क्या आते हैं, हमको ये देखना है। ठीक है, तो देखते हैं अजैविक भाग के अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले अजैविक भाग की बात कर लेते हैं। अजैविक भाग में सबसे पहले क्या आता है? संचित पदार्थ, संचित पदार्थ। अब संचित पदार्थ के रूप में क्या रखे गए हैं? देखिए, संचित पदार्थ कोशिका में संचित पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? जो साइटोप्लाज्म का भाग होता है वो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, साथ ही में कार्बोहाइड्रेट के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पाया जाता है इसमें, और साथ ही में क्या पाया जाता है? वसा,
और तेल क्या पाए जाते हैं, तेल भी पाए जाते हैं। तो ये क्या है, संचित पदार्थ के रूप में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन और वसा और तेल जैसे पदार्थ आते हैं। इसके बाद दूसरा भाग आता है इसका स्त्रावी पदार्थ। स्त्रावी पदार्थ, स्त्रावी पदार्थ से तात्पर्य है कि ऐसे पदार्थ जिनका सीक्रेशन होता रहता है कोशिका की झिल्ली के अंदर और बाहर। ठीक है, दूसरा भाग आता है स्त्रावी पदार्थ। और तीसरा भाग आता है इसका उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ या इसी को हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अब अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत दो प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ आते हैं। एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, और दूसरा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत क्या रख सकते हैं हम, एल्केलॉइड। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, एल्केलॉइड होता है, अर्थात एल्केन के होते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो नाइट्रोजन के बने या जो हानिकारक है कह सकते हैं, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के बने हुए होते हैं, जैसे एल्केलॉइड। एल्केलॉइड ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। और इसके साथ ही दूसरा होता है अनाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। अब अनाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इसके अंतर्गत देखिए जो आता है, पहला तो क्या आता है, टेनिन। टेनिन आ जाएगा, ठीक है, रंग जिसको बोलते हैं। दूसरा आ जाएगा इसके अंतर्गत रेजिन। रेजिन एक सफेद रंग का तरल पानी जैसा द्रव होता है, जो कभी कभार हम पेड़ों को काटते हैं तो एक सफेद रंग का जल निकलता है, जलीय पदार्थ निकलता है, उसे हम रेजिन कहते हैं। उसके बाद गोंद, गोंद निकलता है, ठीक है। गोंद के साथ साथ लैटेक्स, किसी किसी पौधे में क्या होता है, दूध निकलता है, लैटेक्स आता है। लैटेक्स के साथ साथ खनिज आते हैं, ठीक है। तो इतने पदार्थों को किसके अंतर्गत रखा गया है, साइटोप्लाज्म के एबायोटिक पार्ट के अंतर्गत। अगर हम बायोटिक पार्ट की बात करें या ट्रोफोप्लास्ट की बात करें तो ट्रोफोप्लास्ट में कौन कौन से पदार्थ रखे गए हैं, कौन कौन से भाग आते हैं वो देखते हैं। ट्रोफोब्लास्ट या बायोटिक पार्ट, सामान्य तौर पर बायोटिक पार्ट को ही हम कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, और इसका अध्ययन करते हैं। इनका अध्ययन अधिकांशतः हम कहते हैं कोशिका की साइटोप्लाज्म का डिटेल से अध्ययन करते हैं तो इनके भागों का अध्ययन करेंगे। लेकिन जो बायोटिक पार्ट है, इस बायोटिक पार्ट में जो अंग पाए जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो क्या क्या पाए जाते हैं देखेंगे, बाद में हम इन बायोटिक पार्ट के प्रत्येक भाग का अलग से अध्ययन करेंगे। इसमें क्या पाया जाता है, सबसे पहले तो लवक। लवक हम जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लास्टिड, प्लास्टिड कहते हैं। दूसरी स्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्या पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के बाद, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हमने ER भी कहते हैं शॉर्ट में, या हिंदी में अंतः प्रागव्य जालिका कहते हैं। इसके बाद पाया जाता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी काय कहा था हमने, जब संरचना पढ़ाई थी तब हमने ये सब संरचना बताए थे। इसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, लाइसोसोम, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। इसके बाद सेंट्रोसोम, कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं जिसे तारक काय कहते हैं। इसके बाद सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला ये क्या होते हैं, पतले पतले छोटे सूक्ष्म संरचना होते हैं जो कुछ इस प्रकार के होते हैं। छोटे सूक्ष्म होते हैं इसे सीलिया कहते हैं, और जो बड़े चाबुक के समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लैजिला कहेंगे। ये सामान्यतः जीवाणुओं में पाया जाता है, ठीक है, जीवाणु कोशिका में। इसके अतिरिक्त
हम कह सकते हैं कि कोशिका का कंकाल निर्माण करने वाले साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड कह सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, सूक्ष्म संरचनाएं कह सकते हैं माइक्रो साइटोस्केलेटन में। माइक्रो ट्यूब्यूल्स, इसके बाद पाया जाता है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट के बाद पाया जाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं। इसके साथ ही कह सकते हैं कि कुछ सूक्ष्म काय पाए जाते हैं जो माइक्रोस्कोपिक संरचना होती है। ठीक है, तो सामान्य तौर पे देखा जाए तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या पाया जाता है? लवक, प्लास्टिड पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सीलिया फ्लैजिला, साइटोस्केलेटन, ये पाए जाते हैं। तो सामान्य तौर पे हम कोशिकाओं का जब अध्ययन करते हैं तो कुछ साइटोप्लाज्म का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म का, ठीक है, और केंद्रक का अध्ययन करते हैं। और केंद्रक के साथ साथ हम लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सीलिया फ्लैजिला और साइटोस्केलेटन का अध्ययन करते हैं। साधारणतः इनका अध्ययन क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो कोशिकांग मुख्य रूप से क्या है? साइटोसोम, सेल वॉल, साइटोसोम, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइटोसोम और साइटोप्लाज्म में क्या अंतर है थोड़ा समझ लेंगे। और प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ पे एक शब्द आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो तीनों में देखिए क्या अंतर हो सकता है। सामान्य तौर पे यहाँ देखें कि अगर हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसे जीव द्रव कहते हैं, तो ये किसी भी कोशिका में, ये कोशिका है तो कोशिका में भरा हुआ संपूर्ण द्रव, ये क्या कहलाता है? संपूर्ण द्रव को हम क्या कहते हैं? पूरा का पूरा जो द्रव होता है उस द्रव को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। अब जीव द्रव तो है, लेकिन जब इसमें केंद्रक हो जाता है, केंद्रक विभाजित हो जाता है, तो केंद्रक जो है वो जीव द्रव के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म, अगर साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है कि ये केंद्रक हो जाता है, केंद्रक वाला भाग, बीच वाला भाग केंद्रक, और उसके बाद जो द्रव भरा है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मतलब केंद्रक नहीं था तो जो द्रव भरा था उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और जब केंद्रक आ गया तो केंद्रक आ जाने के कारण केंद्रक के बाहर, केंद्रक झिल्ली की, कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा उसे साइटोप्लाज्म कहेंगे, और ये केंद्रक कहलाएगा। ये क्या है? केंद्रक है। ठीक है, अब केंद्रक के अंदर क्या पाया है? केंद्रक झिल्ली, तो ये केंद्रक झिल्ली हो गई, और केंद्रक द्रव, इसके अंदर भरा द्रव केंद्रक द्रव हो गया, और केंद्रिका इसके अंदर की छोटी सी केंद्रिका हो गई, और इस क्रोमेटिन, इसके अंदर गुणसूत्र जो होते हैं जालपुर पाए जाते हैं, क्रोमेटिन कहलाते हैं। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर भरे द्रव को हम क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच भरे द्रव को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन जब केंद्रक नहीं होता है तो जो पूरा द्रव भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये है कोशिकाओं। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का दबाएं ताकि बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पूर्व प्राप्त होता रहे।